वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है? जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैं प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बता रहा था, ये सारी टाइप्स की जो एंथैल्पीज है इनको स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज कहते हैं। इनके अंदर अब फर्दर टाइप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, आसानी है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज द एंथैल्पी चेंज which occurs when certain number of moles of the reactants indicated by a balanced chemical equation react करते हैं together और बनाते हैं products under standard conditions 25 degree Celsius 298 Kelvin and 1 atmospheric pressure। H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, H2O बता चुका हूँ, डेल्टा H ये इसका -285.85 किलो जूल पर मोल है। इससे रिलेटेड एक बड़ा मजे का क्वेश्चन है जो 2016 के टेस्ट में आया था, काफ़ी बच्चों का गलत हुआ था। इसके ऊपर भी आप लोगों के साथ बातचीत करनी है मैंने डिटेल में। अब ये जो एंथैल्पी का साइन है, इसके साथ बाद दफा रिएक्शंस कभी एंडो तो कभी एक्सो और फर्दर चीज़ें जो है वो अगर लिखनी पड़े तो आप लोगों को वो भी मैं साथ ही बता दूं। क्या याद करेंगे? तो आई हैव एन आइडिया इन माई माइंड एंड आई एम गोइंग टू शेयर इट। याद रखिएगा कि रिएक्टेंट्स एक्सो और एंडो को पहचानने के लिए एक और पॉइंट बता रहा हूं। रिएक्टेंट्स गोज टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। अगर मैं प्रोडक्ट के साथ हीट प्लस करके लिख दूं तो समझ जाएं कि इस रिएक्शन को मैं कैटेगराइज कर रहा हूं एक्सो में। क्यों? हीट इज गेटिंग लॉस्ट अलोंग विद प्रोडक्ट्स, इसीलिए मैं इसको अब इकट्ठा कर रहा हूं यहाँ पे। ये हीट इज गेटिंग लॉस्ट विद द प्रोडक्ट्स, ये एक्सो में होगा। लेकिन अगर ऐसा लिखने की बजाय रिएक्टेंट्स गोज टू फॉर्म प्रोडक्ट्स और मैं साइड पे अलहदा से प्लस हीट लिख देता हूं, बट अब प्रोडक्ट के साथ ये लॉस्ट होती हुई दिखाई नहीं दे रही। अब ये सेपरेट लिखी हुई है, या जिसको मैं डेल्टा एच कहकर आगे पॉजिटिव लिख देता हूं। बेटा इसका मतलब अब एंडो होना है, जब प्रोडक्ट के साथ प्लस करके लिखी हो तब लॉस्ट या एक्सो में इंक्लूड होती है। सेपरेट पॉजिटिव साइन के साथ लिख दी जाए तो वो बेटे एंडो में इंक्लूड की जाती है, तो ये एंडो में आ जाएगा। इसी तरह रिएक्टेंट्स प्लस हीट लिखता हूं और प्रोडक्ट्स बनाता हूं। अब आप मुझे बताएं इसको किस कैटेगरी में शामिल करूं? एक्सो में शामिल करूं, एंडो में शामिल करूं? बड़े काम की बात बता रहा हूं। रिएक्टेंट में हीट प्लस हो रही है, इनके सिस्टम के अंदर जा रही है, सिस्टम का पार्ट बन रही है, तो इसका मतलब है ये भी एक एंडो को ही डिस्क्राइब कर रहा होगा। ये जहन में रखिएगा। इधर अगर प्लस है तो इधर माइनस हो जाए तो भी क्या होगा? एंडो ही होगा। ये देखो, रिएक्टेंट गोज टू फॉर्म प्रोडक्ट माइनस हीट लिख लूँ। ये देखो, प्लस साइन के साथ एक्सो था तो माइनस साइन के साथ ये क्या होगा? एंडो होगा। बेटे बात एक ही होगी। देखो, रिएक्टेंट में प्लस करो या प्रोडक्ट में से माइनस करो, दोनों केसेस में ये एंडो की तरफ इंडिकेशन कर रहा होगा। तो पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस और चौथा केस, 4 केसेस मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। अब ये चारों के चारों केसेस आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं रहे, इनको बड़ी आसानी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये कोई इतना डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक और बात भी आपको बताता हूँ। अब आप लोगों के सामने एक मैं केस रखता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार रिएक्टेंट्स माइनस हीट लिखा हुआ है, गोज टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। क्या ख्याल है? आप कहेंगे सर हमें समझ आ गई है, अगर इधर माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगी? प्लस। तो एक ही बात है कि इधर का माइनस लिखा हो या इधर का प्लस लिखा हो, ये ऊपर वाला एक केस है, यानी कि एक एक्सो रिएक्शन को ही इंडिकेट करेगा। प्रोडक्ट के साथ प्लस होना या रिएक्टेंट में से माइनस होना। रिएक्टेंट में से माइनस होने का क्या मतलब है? रिएक्टेंट में से निकल रही है और आके प्लस किधर हो रही होगी? प्रोडक्ट्स में। तो ऑफ कोर्स ये एक्सो में ही इंक्लूड किया जाएगा। ये चंद केसेज हैं जो आपको अच्छे तरीके से ज़हन में रख लेने। डेल्टा साइन सेपरेट लिखा हुआ हो तो समथिंग एल्स, कंबाइन करके लिखा हो तो समथिंग एल्स। कीप दिस थिंग इन योर माइंड अच्छे तरीके से, बेहतरीन अंदाज में। तो ये रही आप लोगों के सामने एक शेयर की जाने वाली बात, जो मैं बड़ी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि तुम लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होगी। ये प्लस और माइनस का क्या चक्कर है। तो सेपरेट लिख दिया जाए प्लस और माइनस के साथ तो फिर बात और होती है। लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूँ मुझे बताइएगा कि ये कौन सा रिएक्शन है।
डेल्टा एच मैंने अब सेपरेट लिख दी विद नेगेटिव साइन। बताइएगा एंडो है एक्सो। आप कहेंगे सर जब सेपरेट लिख रहे हैं और नेगेटिव साइन के साथ लिख रहे हैं तो ऑफकोर्स एक्सो होगा, सेपरेट लिख रहे हैं पॉजिटिव साइन के साथ तो एंडो होगा। जब प्लस या माइनस रिएक्टेंट्स के साथ करके लिखी जाती है तब थोड़ा सा बच्चों के लिए प्रॉब्लम बनती है, जो मैंने एक्सप्लेन कर दी है, दोबारा बता देता हूँ। प्रोडक्ट के साथ प्लस करके मतलब यह है प्रोडक्ट के साथ प्रोड्यूस होकर निकल रही है एक्सो, या रिएक्टेंट में से माइनस करने का मतलब भी एक्सो। ये फर्स्ट केस और ये फिफ्थ केस बिल्कुल सेम है, समझ रहे बात को, बिल्कुल सेम है। इसी तरह यहाँ पे आप लोगों के पास रिएक्टेंट में प्लस और प्रोडक्ट में माइनस, ये थर्ड और फोर्थ केस भी बिल्कुल सेम है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, दोनों एंडो के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। एक ही बात, कान को इधर से पकड़ लें या कान को इधर से पकड़ लें तो बेटा बात सेम रहेगी, समझ गए हो। ये पॉइंट आपके साथ एक मैं शेयर करना चाह रहा था। बाकी एक होती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये एक्सो और एंडो दोनों हो सकती है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। होती क्या है, बड़े क्लियर वर्ड्स में बोलूंगा, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और एवॉल्व। काम की चीज अंडरलाइन करने लगा हूं, व्हेन 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड। किसी भी कंपाउंड का 1 मोल बने, और बने कहां से, अपने एलिमेंट्स जो उस कंपाउंड में पड़े हुए हैं, और वो एलिमेंट्स होने चाहिए अपनी स्टैंडर्ड स्टेट्स के अंदर, एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स, यानी कि जिस भी फिजिकल स्टेट में वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है उसी फिजिकल स्टेट से वो आगे कंपाउंड बनाने के लिए इन्वॉल्व होते हैं। इसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन। इसको डेल्टा एच एफ नॉट के साथ शो करते हैं। यूनिट्स वही किलो जॉल पर मोल है। ये देखो, मैग्नीशियम की फिजिकल स्टेट सॉलिड है, ऑक्सीजन की गैसियस स्टेट है, एमजीओ सॉलिड बन रहा है, इक्वेशन बैलेंस हो रही है, और 1 मोल ऑफ एमजीओ बन रहा है, 1 मोल ऑफ एमजीओ बन रहा है। इसके लिए एंथैल्पी है -692 किलो जॉल पर मोल, डोंट फॉरगेट अबाउट इट। इसी तरह हाफ N2 हाफ O2 के साथ मिलकर के एक NO बना रहा है, यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे 1 होगा, 1 NO। तो ये इसकी एंथैल्पी याद रखिएगा +180.51 किलो जॉल पर मोल। 1 मोल ऑफ कंपाउंड, इस शब्द को गलती आप लोगों ने देखी क्या थी, बस यही मैं आपको इंडिकेट करना चाह रहा था कि अगर मैं यहाँ पे 2 लिखा रहने देता हूँ तो बेटे ये कभी भी ठीक साबित नहीं होगी, क्योंकि हमने पर मोल आगे लिखा हुआ है, तो ये 1 मोल के लिए होनी चाहिए, यहाँ पे 1 आना चाहिए ऑफ कोर्स। तो ये किलो जॉल पर मोल इस पर्टिकुलर केस में ऑफ कोर्स इंक्लूड की जाएगी। ये थी एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन। क्या सीखा है, 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। फॉर एग्जांपल पिछले दिनों मुझसे बच्चे ने सवाल पूछा कि सर एथानॉल बनाना है C2H5OH, इसकी एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन कैसे पता चलेगी। आपकी बुक में ये इक्वेशन भी लिखी हुई है -13 समथिंग किलो जॉल पर मोल। आप देखो, कार्बन के आप लोगों ने 2 मोल्स ऑफ सॉलिड लेने हैं स्टैंडर्ड स्टेट, प्लस 5 और 1 एक 6 हाइड्रोजन यूज हो रहे हैं, तो 3 हाइड्रोजन आप लोगों ने ले लेने हैं, और प्लस 1 ऑक्सीजन यूज हो रहा है, तो 1/2 O2 गैस आप लोगों ने ले लेना है। तो देखो हर एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में पड़ा हुआ है, यहाँ से रिएक्ट करके 1 मोल ऑफ कंपाउंड बना रहा है, तो ये उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन कहलाती है। इसकी वैल्यू बुक में -1367 के राउंड अबाउट होगी, एक्यूरेट वैल्यू बुक में देख लीजिएगा। समझ आइए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या बला है। तो ये एक्सो भी हो सकती है और ये एंडो भी हो सकती है, दोनों एग्जांपल्स आपके सामने रखती है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसको अब आपने अंडरस्टैंड करना है ये क्या है बेटा। एटमाइजेशन का मतलब याद रख लीजिएगा, हमने सिंगल एटम को देखना है, सिंगल एटम बनना चाहिए, हर सूरत में सिंगल एटम बनना चाहिए, और स्टार्ट में एलिमेंट जो है वो अपनी प्योर स्टेट में होना चाहिए। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम, 1 मोल ऑफ गैसियस एटम, बार बार बोल रहा हूं, फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट। ये जो पॉइंट्स अंडरलाइन करता हूं ये बताता हूं, इसको ज़हन में रखा करो, बाद में आप भूल जाते हो। व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड, when 1 mole of gaseous atom is formed from the element under standard conditions या standard state, तो standard state में पड़ा हुआ एलिमेंट हो, इसको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं। डेल्टा H 80 के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, यूनिट्स किलो जॉल पर मोल है। ये देखिएगा बेटा, ये H2 गैस 1/2। आगे मुझे अब यहाँ पे इसका सिंगल एटम चाहिए, तो मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए उसके साथ 1/2 लाजमी लिखूंगा, क्योंकि सिंगल एटम चाहिए, सिंगल गैसियस एटम। ये देखिएगा, ये पड़ा हुआ है सिंगल गैसियस एटम, द मेन थिंग इज दिस। और ऑफ कोर्स एलिमेंट होना चाहिए अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में, तो इसके लिए +218 किलो जॉल पर मोल है, डेल्टा H 80 के साथ शो हो रही है। आइए जरा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। देखिएगा, आयोडीन
गैस गोज टू फॉर्म आयोडीन के गैशियस एटम्स। इसको क्या नाम दूं? एटमाइजेशन बोल दूं? पहली बात तो ये 2 मोल्स ऑफ गैशियस एटम्स बन रहे हैं, तो एटमाइजेशन तो हो नहीं सकती। फिर आयोडीन की फिजिकल स्टेट जो स्टैंडर्ड है वो गैस नहीं है, वो क्या है? सॉलिड है। तो इसमें 2 मिस्टेक्स हैं, 2 एटम्स वाली और फिजिकल स्टेट एलिमेंट की गलत लिखी हुई है, ठीक है। इसको मैं क्या नाम दूं? आपको पता है ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहलाएगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जिसको हम लाए और हमने हीट दी तो इसने आयोडीन के सिर्फ बॉन्ड ब्रेक किए हैं, उसकी किसी फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं किया, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसको गैशियस स्टेट में ला चुके हैं। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने वाला कोई सीन नहीं है, ये होगी बॉन्ड डिसोसिएशन। तो बॉन्ड डिसोसिएशन में इसका मतलब है जितने भी गैशियस एटम्स बन रहे हो वो बना देने, और एलिमेंट या वो सब्सटेंस गैशियस स्टेट में पड़ा हो तो उसके बॉन्ड ब्रेक करके उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पता चलाएंगे। वेयर इज एटोमाइजेशन? आप कहेंगे सर एटोमाइजेशन दसो जी पढ़ रहे हैं ਅਸੀਂ। देखो आयोडीन लिख दो सॉलिड स्टेट, अगे बना दो ਇਹਦਾ सिंगल एटम गैशियस स्टेट, सिंगल एटम गैशियस स्टेट। अब इसको बैलेंस कर लो, एक गैशियस एटम के लिए स्टार्ट में 1/2 लिखना पड़ेगा, तो ये इसकी कहलाएगी एटोमाइजेशन। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, बात खत्म। मैं लिखता हूं ब्रोमीन Br2 लिक्विड गोज टू फॉर्म 2Br गैस। का ये एटोमाइजेशन हो सकती है? आप कहेंगे नहीं सर, क्यों? 2 मोल नहीं होने चाहिए, 1 मोल होने चाहिए। लो जी ये 2 खत्म कर दे। अब एटोमाइजेशन क्या दूं? नो सर, आपने ब्रोमीन को लिक्विड लिखा है, ब्रोमीन लिक्विड ही होता है, स्टैंडर्ड से लिक्विड है, लेकिन सर आपको स्टार्ट में 1/2 लिखना चाहिए क्योंकि 1 मोल ऑफ गैशियस एटम बना रहे हैं, तो अब जाके ये एटोमाइजेशन बनी। तो समझ आ गई है एटोमाइजेशन और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के अंदर क्या आप रहा है। अब आप कहेंगे सर ब्रोमीन की बॉन्ड डिसोसिएशन बताएं, बता देता हूँ। Br2 गैशियस स्टेट में लेकर आओ, हीट करो, 2 ब्रोमीन के गैशियस एटम बना दो, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहलाएगी। कोई पल्ले पई जे गल? वेरी गुड, वेल डन। आगे चलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन बहुत आसान है, ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है। किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन के रिजल्ट में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। होता क्या एक्चुअली, आइए जरा देखते हैं। अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ H+ आयन आने वाले फ्रॉम एन एसिड रिएक्ट करते हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस आने वाले फ्रॉम ए बेस टू फॉर्म 1 मोल ऑफ वाटर HOH, तो कहलाता है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। डेल्टा H एंड डिग्री के साथ शो किया जाएगा, यूनिट्स किलोजूल पर मोल है। ये H+ आयन फॉर एग्जांपल आया HCl से, ये हाइड्रोक्सिल आयन आया फॉर एग्जांपल NaOH से, तो इनके HCl और NaOH के रिजल्ट में मिलकर हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन यानी कि वाटर बनाया, NaCl प्लस वाटर। तो इस रिएक्शन के दौरान ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है इसको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे। याद रख लीजिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए ये हीट हमेशा कांस्टेंट होती है, ये हीट हमेशा फिक्स्ड होती है। अगर एसिड या बेस में से दोनों में से कोई भी वीक होगा तो फिर उसको आयोनाइजेशन के लिए दिक्कत होगी, इसकी वजह से वो थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा आयोनाइज होने के लिए। तो जो थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा आयोनाइज होने के लिए, वो इसी रिलीज में से यूटिलाइज करेगा, तो रिलीज लेसर हो जाएगी, कम हो जाएगी, घट जाएगी। ये आपके सामने इस वक्त 1 मोल ऑफ H+ आयन 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ वाटर। ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए ये वैल्यू है। अगर वीक हो जाए तो बेटा ये वैल्यू कम हो जाएगी। ये बात आप लोगों ने याद रख लेनी है। इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर क्या है, ये वैल्यू अब मैं आपको बताने लगा हूं। अगर यहां पे H+ आयन आ रहा है वीक एसिड का और OH आ रहा है स्ट्रॉन्ग बेस का, तो इन दैट केस आप देखोगे कि ये जो डेल्टा HN है ये लेस देन हो जाएगी 57.4 किलोजॉल। बेटा ये मैग्नीट्यूड को देखना हमने, नेगेटिव साइन तो सीधा सीधा रिलीज को शो कर रहा है, हम लोग बात कर रहे होंगे मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड 57.4 से कम होगी, मैग्नीट्यूड 57.4 से कम होगी, ये बात भूलने वाली नहीं है, ठीक है। अब आप लोगों के सामने फॉर 2 और 3 मोल्स एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का भी थोड़ा सा जिक्र कर दे। फॉर एग्जांपल
मैं आप लोगों के सामने NaOH लेता हूँ स्ट्रॉन्ग बेस और उसके साथ कंबाइन करता हूँ H2SO4 जो कि एक डाई बेसिक एसिड है। तुम्हें पता है बेस के भी 2 NaOH रिक्वायर्ड होंगे, एरो Na2SO4 प्लस 2H2O। अब आपको पता है यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस होंगे, 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे, 2 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो रहे होंगे। यहां की जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है या एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो मैं लिख रहा हूं अब -57.4 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ये -114.8 किलो जाउल लिखा जाएगा, पर मोल नहीं लिखूंगा क्योंकि 2 मोल के लिए है, 1 मोल के लिए नहीं है क्योंकि ये डाइबेसिक एसिड था। इस तरह ट्राइबेसिक एसिड के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। लेकिन जैसे ही ऊपर स्टैंडर्ड का साइन आएगा, स्टैंडर्ड का मतलब होगा मुझे चाहिए ही पर मोल, तो बेटा पर मोल इसके लिए भी वो वैल्यू वही रहेगी। अब देखो आपसे कोई कहे कि व्हेन NaOH रिएक्ट विद H2SO4 द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विल बी, तो अगर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन टर्म यूज करता है तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए -114.8 किलोजूल पर मोल। ये है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अगर आपसे कहता है स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बताओ क्या है, यानी कि फिर डेल्टा HN नॉट पूछ रहा होगा जो 1 मोल के लिए लानी पड़ेगी, तो वो आप ऑफ कोर्स 2 से डिवाइड कर देंगे तो अल्टीमेटली 57.4 ही मिलेगी। समझो बात को। ये तो था डाई और ट्राइब के लिए। अगर वीक एसिड और वीक बेस की बात हो तो समझ जाए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 57.4 से कम होगी। इसकी भी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता दूं और एक एक्सेप्शन भी बता दूं। हाइड्रोजन साइनाइड और NaOH के केस में जब NaCN और वाटर बनता है तो इसकी आयनाइजेशन बहुत स्लो होती है, जिसके लिए ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये एक्सेप्शन याद रखिएगा। इसके लिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है +45 किलोजॉल पर मोल है। ये एक एक्सेप्शन है। एक दफ़ा पेपर में आई थी तो मैंने कहा बच्चों से जो है वो शेयर कर दूं, आप लोगों के साथ ये एक्सेप्शन भी शेयर कर दी। अब आप लोग याद रख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किसकी होगी? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। उससे कम होगी स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक बेस या वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सबसे कम किसके लिए होगी? वीक एसिड प्लस वीक बेस। तो एक छोटा सा ऑर्डर है, इसको भी अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है। इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको। ये ऑर्डर बड़ा सिंपल सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की सबसे ज़्यादा होगी। आइए एग्जांपल्स देता हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों स्ट्रॉन्ग -57.1, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों -57.1, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मैग्नीट्यूड कम हो जाएगी, 57 से कम होकर 56 रहेगी। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ये वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कम हो गई। वीक एसिड एंड वीक बेस की सबसे कम, तो ये तय कर लो सबसे कम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वीक एसिड एंड वीक बेस की होती है। एक तो ये पॉइंट मैंने अपने बच्चों को एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद मैं आता हूं एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन की तरफ, जो कि